चलिए देखिए, आज इसके पहले तक हमने क्या देखा था, विमेय सूत्र देखे थे, ठीक है ना। आज वो जो विमेय सूत्र हमने पढ़े हुए हैं, हर भौतिक राशियों के अलग अलग विमेय सूत्र है, व्युत्पन्न जो भौतिक राशियाँ हम लोगों ने पढ़े हैं, उनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं, उनके उपयोग क्या क्या है ना। तो उन चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि भौतिक राशि का हम ये पहला है मात्रक। मतलब हम क्या लिखेंगे, भौतिक राशि का मात्रक लिखना। मतलब पहला अपने पास क्या हो जाएगा, भौतिक राशि का मात्रक लिखना है ना। एक हमारे पास इसका उपयोग है। तो विमेय सूत्र से भौतिक राशि का मात्रक हम कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए, हमारे पास वेग का विमेय सूत्र क्या होता है, LT - 1। हमने ये निकाला हुआ है, निकाला था ना उसको। तो यहाँ पर V = what, LT - 1। L क्या होगा, मीटर है ना, और T क्या है, सेकेंड है ना। तो मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये मात्रक निकल गया किसका, वेग का। वेग का। बल का मात्रक, जैसे बल है, तो बल का पहले विमेय सूत्र हमारे पास क्या था, MLT - 2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको हम M मीन्स द्रव्यमान, किलोग्राम, ठीक है, मीटर, ठीक है, और प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से है ना। या इसी को अपन इसमें लिख देंगे किलोग्राम, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो विमा का सबसे पहला आपको समझ में आ गया होगा कि हम विमेय सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मात्रक निकाल सकते हैं, है ना। और यदि देखना चाहो तो त्वरण ले लो। तो त्वरण का मात्रक, त्वरण का विमेय सूत्र क्या होता है, LT - 2। ये निकाल चुके हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको अपन ऐसा लिखेंगे, मीटर लिखना चाहें तो है ना, प्रति सेकेंड स्क्वायर। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, MS - ठीक है। तो ये तरीके हैं। अच्छा, पहला उपयोग तो हमको समझ में आ गया। दूसरा उपयोग देखते हैं। तो जो दूसरा है, किसी भौतिक राशि के एक संख्यात्मक मान को दूसरी भौतिक राशि, है ना, दूसरी भौतिक राशि, सॉरी, क्या करेंगे अपन, दूसरी पद्धति, संख्यात्मक मान को एक पद्धति से, सॉरी, संख्यात्मक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति, है ना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ये भी हमारा अनुप्रयोग है। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्य का जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, ऐसा ही मात्रक कार्य का, ऐसा ही यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और विमेय सूत्र क्या होता है कार्य का, MLT - 2, यही होता है। अच्छा,
इसका यदि हम सीजीएस में निकालें तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ग, है ना। सीजीएस पद्धति में इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ग। और ये हमारे पास इसका भी जो विमीय सूत्र होगा तो फाइनली वो वही होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसमें क्या लिखते हैं, तो सीजीएस है तो सेंटीमीटर, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, है ना। जी ग्राम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्राम, और सेकंड तो टाइम तो वही रहेगा, ठीक है, सीजीएस पद्धति में। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक जूल, जूल और अर्ग में रिलेशन, कि एक जूल बराबर कितना अर्ग होगा। तो हम क्या करेंगे, जूल को किस में परिवर्तित कर रहे हैं, अर्ग में परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक जूल बराबर क्या होगा, चलो बताओ, एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 मीटर, है ना, और कितना, 1 सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड माइनस 2 अपन प्रति सेकेंड, है ना। तो सेकेंड तो सेम है, तो सेकेंड का कोई अपन को, देखो यहाँ भी सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड है, तो सेकेंड को नहीं भी लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। 1 किलोग्राम, अब किलोग्राम के लिए मैं ग्राम में, क्योंकि मुझे अर्ग में चेंज करना है, तो सेकेंड तो वही रहेगा, सेकेंड को मैं ऐसे ही रख देता हूँ, चलो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन 1 किलोग्राम के लिए मुझे सेकेंड में चेंज करना होगा तो, सॉरी ग्राम में चेंज करना होगा तो क्या होगा, 1000 ग्राम, है कि नहीं। 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, होता है कि नहीं होता, ठीक। उसके बाद सॉरी ये ml2 जूल का ये अपने पास ये होता है ना, सॉरी कार्य का ये मात्रा होता है, तो ग्राम का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, जो इसका है वही इसका भी रहेगा, मतलब जो अपने पास डायमेंशन जितने बार ये डिपेंड करता है, तो यहाँ पर भी जो सेंटीमीटर है उतनी ही बार तो ये भी डिपेंड करेगा। अच्छा, मीटर की बात कर रहे हैं तो ये 1 मीटर गुना 1 मीटर लिखूंगा, क्योंकि मीटर यहाँ पे 2 बार है, देखिए, है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा उसको, और सेकेंड में -2 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने किलोग्राम को किस में चेंज कर दिया, ग्राम में चेंज कर दिया। 1 मीटर को किस में चेंज कर दूंगा, सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी बुक में एक अलग मेथड दिया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ है, n1, और यहाँ पे आपका ले लिया है ml2 t-2, है ना, इधर क्या ले लिया है n2, ठीक है, यहाँ पर ले लिया ml2 t-2, ये ले लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया उसने, n1 इज इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे क्या ले लिया m2, और यहाँ पे ऐसा ले लिया m1 अपॉन m2, और इसके अपने पास पावर में तो कुछ नहीं है, यहाँ पर l1 अपॉन l2 की पावर क्या है, 2 ले लिया है ना, और आपका क्या कर दिया यहाँ पर t1 अपॉन t2 की पावर -2। ऐसा चाहें तो भी अपन ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक मेथड है, बट मैं आपको इजीली जो अपन कर सकते हैं, जिस तरह से हम उसको कर सकते हैं, मैं ऐसे से भी एक बार बता दूंगा, है ना, इस मेथड से भी आपको एक बार बता दूंगा कि हम इसको इस तरह से भी हम चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो खैर अभी पहले हम इस चीज को देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया, अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर, 1 मीटर को चेंज किया, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर। अब ये जो सेकेंड है वो तो वैसे ही रहेगा, वो क्योंकि यहाँ पे भी हम सेकेंड बोलते हैं, एसआई पद्धति में भी सेकेंड लेते हैं समय को, और सीजीएस पद्धति में भी हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी पद्धति आ गई, सीजीएस। तो ये 1 ग्राम, ये मैं यहाँ पे सीजीएस पद्धति में लूँ तो 1 ग्राम, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेकेंड माइनस, है ना, प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि अपन ऐसा लेते हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, तो इसको हम बोलेंगे 1 अर्ग, क्या बोल देंगे, 1 अर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास 10⁻7, और ये इसको मैंने क्या बोल दिया, देखो इसको क्या बोल दिया, अर्ग, 1 अर्ग, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अर्ग, अर्थात 1 जूल बराबर कितना मिल गया मुझे, 1 जूल बराबर कितना मिल गया, 10⁻7 अर्ग। एक तरीका तो ये हो गया।
जो अभी मैं तरीका बता रहा था जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये n1 इज इक्वल्स टू n2। अब जब दोनों जगह, ये मैंने क्या बोला है, देखिए यहाँ पर 1 जूल बोला हूँ, क्या बोला हूँ, 1 जूल, है ना। तो 1 जूल है यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे अपन जूल ये ले रहे हैं और यहाँ पे 1 जूल है, तो 1 जूल है तो n1 का मान भी कितना हो जाएगा, 1, और ये n2 का मान एक अर्ग में, अपने अर्ग में कितना, तो ये n2 अपने पास निकलेगा, नहीं पता क्या है, निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर यदि मैं m1 लेता अपॉन m2, ठीक है, और यहाँ पर क्या लेता L1 अपॉन L2, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर क्या लेता मैं T1 अपॉन T2, और यहाँ पे -2 की पावर है, ये दोनों सेकेंड है तो -2, 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 की पावर में यदि ये T से, क्योंकि ये भी सेकेंड है ये भी सेकेंड है, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस यदि 1 की पावर -2 करें तो कोई 1 ही होगा। फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक अपन बोलेंगे 1 ग्राम, ये क्या था, तो ये किस में है भाई, किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में से 1 केजी लिखूंगा, ये पावर ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर की पावर 2, है ना, और ये तो सेम हो गया अपने पास। तो यहाँ पर किलोग्राम को किसमें चेंज करूंगा, एक जैसी यूनिट में, ये ग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा बात समझ में आ रही है ना सॉरी, अच्छा ठीक है, अपन ये इसको ऊपर लेते हैं या अभी नीचे ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमारे पास इस तरफ सीजीएस पद्धति आएगी और इधर क्या आएगी, जूल, सॉरी इधर जूल वाली आएगी, इधर सीजीएस। तो हमने ये चेंज किया है, तो इस तरह से आपकी बुक में जो मेथड दिया है वो आप इस तरह से कर सकते हैं, बट आपको एकदम सिंपल मेथड मैंने बता दिया है, आप इसको इस तरह से कर लें, ठीक है। सीजीएस है मतलब जो अपने पास किलोग्राम है उसको किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज कर लो, और जो किलोग्राम है सॉरी सीजीएस में सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, और सेकंड तो वही रहेगा, ठीक है। तो एक सिंपल अपने पास तरीका ये है, आप ये वाला तरीका यूज करेंगे ज्यादा इजी होगा ना, उसमें कंफ्यूज होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो सेकंड हो गया, इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है हमारे पास, तो भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। तीसरा क्या है हमारे पास, भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना, ठीक है। भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना। अब इसमें क्या है, हमको यदि समीकरण, कोई समीकरण दिया हुआ है ना, भौतिक समीकरण कोई सा भी अपन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, S इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये हमारे पास है ना। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें क्या है, एक समीकरण है, ये हमारे पास क्या है, भौतिक समीकरण। S क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने पास जब हम पढ़ेंगे ना एक विमीय गति, तब ये समीकरण मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कहाँ से आया है, ओके। पहले भी समझ लो, ये S क्या है, विस्थापन, S क्या है, विस्थापन, U क्या है, प्रारंभिक वेग, है ना, प्रारंभिक वेग, ठीक है। T क्या है, समय, है ना। यहाँ पे जो मैंने लिखा हूँ उसके सबके मतलब बता दे रहा हूँ। A क्या है, त्वरण, ठीक है। तो हमको सारी चीजें मिल गई। S विस्थापन है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, L। वेग का विमीय सूत्र आप जानते हैं क्या होगा, L_t-1, पढ़े हुए हैं अपन में। समय का विमीय सूत्र T, और A का विमीय सूत्र क्या होगा, तो L_t-2। तो आपको ये पता, सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं कि भाई इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला होगा, है ना, वही क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड का होना चाहिए, मतलब इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला वही होना चाहिए, मतलब इसका विमीय सूत्र जो होगा, क्योंकि हमने बराबर लिखा है
तो ये विमेय सूत्र भी इसके कैसे होने चाहिए, दोनों तरफ के समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो करके देखते हैं चलिए। तो S हम ले लेते हैं LHS, ठीक है। इसका विमेय सूत्र क्या होगा, तो हमने बोला S का विमेय सूत्र क्या होगा, हमने बोल दिया L, ठीक है। तो इसका इनका भी क्या मिलना चाहिए, L मिलना चाहिए। करके देखते हैं चलिए। तो देखते हैं अपन ये LHS एंड RHS में लेता हूँ। RHS में क्या UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। चलो U का विमेय सूत्र क्या होता है, LT माइनस 1 होता है कि नहीं होता। और ये हमारे पास ये T का क्या होगा, T, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, देखिए अपॉन ये देखिए प्लस 1/2। A का क्या होता है बताइए, LT माइनस 2 और यहाँ पे T का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये T है, ये प्लस है ना, याद रखना ये क्या है, प्लस है। देखिए ये T है और ये T माइनस 1 है, क्या हो जाएगा बताओ भाई। T माइनस 1 का मतलब क्या है, T माइनस 1 का मतलब 1/T और ये T से T कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, केवल L बच गया, ठीक, प्लस 1/2। यहाँ बताओ वैसे देखिए T का माइनस 2 है और ये 2 है, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो बचेगा क्या अपने पास, केवल L बचा। तो फाइनली इसको मैं और सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा L प्लस 1/2L, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3/2L ऐसा। या फिर अपन बोलेंगे कि देखिए इसका भी हमको क्या मिला L और इसका भी हमको क्या मिल गया L, और जो कि किसके वजह से देखो ये क्या है L और ये भी क्या हो गया L और ये भी, इसका कोई भी विमेय सूत्र नहीं होता, कांस्टेंट राशि का कोई भी विमेय सूत्र नहीं होता। तो देखिए दोनों साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की विमाएं कैसी हैं, एक समान है, इसका भी L है इसका भी L है, ठीक है। और यदि इसको ऐड कर दूंगा तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 3/2L हो जाएगा। और ये इसका कोई भी औचित्य नहीं है, मतलब जब हम विमा की बात करते हैं तो ये कांस्टेंट राशि की कोई विमा नहीं होती। तो हमारे पास विमा में देखिए ये L मिला, तो ये भी इस साइड भी हमको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड भी हमको क्या मिल गया L मिल गया। तो दोनों विमेय सूत्र बराबर हैं, इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कैसा है, सही है। तो समीकरण सही है या नहीं है तो वो हम उनकी विमा से पता कर सकते हैं, उनकी विमाओं को निकालेंगे। यदि दोनों तरफ की विमाएं बराबर आती हैं तो हम बोलेंगे कि वो कैसे हैं, समीकरण जो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो कैसा है, सही है, ठीक है। एक ये तरीका है। एक और मतलब एक और देखते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, उसी में है देखिए इसका v = u + at, ये भी एक पहला समीकरण है, गति का ये पहला समीकरण है ना। इससे भी हम देख लेते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे v क्या है, तो अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, ठीक है, और t क्या है, समय, ठीक है। समय के लिए विमेय सूत्र T, त्वरण के लिए विमेय सूत्र LT माइनस 2, वेग के लिए विमेय सूत्र LT माइनस 1, और इसके लिए भी क्या होगा, चाहे वेग तो वेग ही है ना। अभी देखिए इसका विमेय सूत्र क्या है, फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलेंगे, है ना। तो V का विमेय सूत्र क्या है हमारे पास बताइए, तो LT माइनस 1 है। तो इधर भी क्या होना चाहिए, विमेय सूत्र सेम होना चाहिए। तो इसका तो सेम है, एक जैसे ही, क्योंकि देखो ये वेग है, इसका क्या है, सेम है, तो हो गया। अब देखिए क्या इसका है क्या, तो हम लिख देते, चलिए RHS लिखते हैं, RHS। तो ये हमारे पास LT माइनस 1 मेरा, इसको तो इसका मिल गया मुझे, ठीक है, विमेय सूत्र, ठीक। अब दूसरा अपन देखते हैं, ये तो क्या हो जाएगा, देखिए LT माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T है, T के लिए ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये T माइनस 2 और ये माइनस 2 है और यहाँ पर ये +1 है, तो क्या होगा बताओ, -2 + 1 सेम का पावर सेम है, देखो ये -2 है और ये T + 1, तो दोनों का आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती है।
तो क्या हो जाएगा t माइनस टू प्लस वन। देखिए माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा t माइनस वन हो जाएगा क्या जाएगा। तो फाइनली देखिए क्या हो गई एल टी माइनस वन, ये एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। देखिए ये भी मिल गया एल टी माइनस वन, ये भी एल टी माइनस वन, और ये हमारे पास क्या है ऑलरेडी एल टी। तो एलएचएस में जो विमीय सूत्र है विमा है, एलएचएस की जो विमा है इस साइड की जो विमा है वही विमा किस साइड की है, इस साइड। तो इस तरह से हमारा ये भी इक्वेशन, ये जो समीकरण है वो कैसा है, सही है। तो इस तरह से हम समीकरण की सत्यता की इसमें क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ये तीसरा होगा। चौथा देखिए, चौथा है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये हमारे पास, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चौथा जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमको भौतिक राशियां दी गई हैं उनके मध्य हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। और इसमें से क्वेश्चन आपको एक पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन आपका आता ही है। देखिए यहाँ पर अब इसमें हम करना क्या चाहते हैं, तो इस विधि में वही चीजें कि जो भी हमारे पास विमाएं दी हुई है ना, जो भौतिक राशि दी हुई है, और उन भौतिक, हमको एक चीज पता होनी चाहिए, जो भौतिक राशि हमको दी हुई है उसकी विमाएं हमको पता होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्या है, जो भी भौतिक राशि हमको दी जाती है उसकी विमा हमको पता होनी चाहिए, और उनके बीच संबंध, क्योंकि हमको ये मालूम है कि दोनों समीकरण जो बनेगा उसमें दोनों तरफ की जो हमारे पास विमाएं होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम उन दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और कंपेयर करके जो भी उनके बीच रिलेशन होगा उस रिलेशन को हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए कैसे हम उसको अप्रोच करते हैं, किस तरह से हम उसको बनाते हैं, तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि माना एक लोलक का आवर्तकाल है ना, यहाँ पे एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। माना लोलक का आवर्तकाल t, ठीक है, लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई, ठीक है, लोलक की लंबाई l है ना, और लोलक के द्रव्यमान, लोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। ऐसा लिखो, निर्भर पर निर्भर m तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो हमको बताना है संबंध। तो हमें क्या बताना है, इन भौतिक राशियों के बीच संबंध, इन भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। है ना, ये हमको क्वेश्चन दे दिया है ना। तो आवर्तकाल t किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो लोलक की लंबाई, फिर किस पर निर्भर कर रहा है, उसके द्रव्यमान, ठीक है ना, और फिर किस पर निर्भर करता है, तो उसके जी, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ये हमारे पास, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास आवर्तकाल है वो एल पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टी इज प्रोपोर्शनल टू एल एम जी, ऐसा मैंने लिख दिया, चलेगा। अब यदि ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं, अभी आप क्या करते हैं बेटा, हमेशा याद रखना है ना, ये इसमें पावर ए लिख देंगे, इसकी पावर बी लिख देंगे और इसकी पावर सी, ऐसा ही एक तरीका है ना, प्रोसेस है ना। क्या करेंगे हम इसको, जब ये डिपेंड कर रहा है, अच्छा इसमें अपन एक चीज और, यहाँ पर ये एल क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का विमेय सूत्र यहाँ पर अपन इसको सॉल्व कर दिया है ना। तो जो जो दिया है जिस जिस पर निर्भर करता है हमने वो लिख दिया। अब लंबाई का विमेय सूत्र क्या होता है बताइए, लंबाई है ना, ये एल है, इसका विमेय सूत्र क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये मास है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा और इसके बाद फिर त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी माइनस ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास है, तो ये हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर एज इट इज, जैसे ये तरीका है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये आवर्तकाल है, ये तो समय है, तो यहाँ पर आवर्तकाल में ये भी लिख देता हूँ, आवर्तकाल, आवर्तकाल, ये इसका मात्रक क्या है हमारे पास, कैपिटल, ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। तो दोनों की साइड कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका जो आवर्तकाल का है वो हम क्या करेंगे, देखो मैंने वही वाला फॉर्मूला यूज किया, चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी, लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा एल, तो मैं एल इसकी पावर ए है ना, ये यहाँ पे इसको प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो प्रोपोर्शनल इसको बराबर करना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा। मैं इसको और भी आगे बताऊंगा कि जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन होता है, चिन्ह होता है, उसको जब हम बराबर करते हैं तो यहाँ किसका गुणा कर देते हैं, कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं, हमेशा याद रखिएगा ना, कांस्टेंट का गुणा कर देंगे तो ये एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी, इस तरह से, तो ये हो गया, ठीक है। हमारे पास एम, तो ये हमारे पास एम की पावर क्या हो जाएगी, बी, और ये जी, तो जी के लिए देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मास, जी के लिए हमारे पास विमेय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस टू की पावर सी, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो टी है इसको मैं तीनों में लिखता हूँ, एम एल और टी के फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा एम, यहाँ पर एम है क्या, नहीं है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एम नॉट। भाई सीधी सी बात है, किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। तो m के ऊपर 0 की पावर लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना, तो मैंने 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर l है क्या, दिख रहा है इस साइड में, नहीं, तो इसकी पावर भी क्या लिख दे रहा हूँ, चल जाएगा। और यहाँ पर t है तो मैंने t लिख दिया, बात समझ में आ रही। देखिए यहाँ पे जो जिस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये इस पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, तो जिस पर भी निर्भर करता है हम उससे ऐसे रिलेशन, मतलब इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको ये इनकी विमा हमको पता होनी चाहिए, एल की विमा क्या है, एल है ना, लंबाई, लेंथ, मास, द्रव्यमान, ये है ना, और ये इसका हमको मालूम है एल टी माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये एल है, ये भी एल है ना, चलो देखो क्या हो जाएगा, ये एल की पावर मैं इसको खोल करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। एम, तो एम की पावर क्या हो गई, बी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एल, तो एल की पावर क्या हो जाएगी, एल सिंगल, देखो, तो एल की पावर सी, और टी की पावर क्या हो जाएगी, देखो ये सी का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, घात के ऊपर घात है ना, यहाँ पर देखो, तो क्या हो जाएगा, -2 सी, देखो -2 सी, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि दोनों तरफ की विमा कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात m की जो विमा यहाँ पर है, बस समझना, m की जो विमा यहाँ पर है वो इधर के m की विमा के बराबर होना चाहिए, इधर के m की विमा के बराबर होना चाहिए। अर्थात b, यहाँ पर देखो, इसको और थोड़ा सा मैं इजी कर लेता हूँ, ये l है, ये भी l है ना, दोनों का आधार एक है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस
c हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा t माइनस 2c। ठीक, अब यहाँ पर विमाओं का हम क्या करते हैं, विमाओं की घात, देखो ये विमाएं हैं हमारे पास, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है, l यहाँ पर भी है, l यहाँ पर भी है, t यहाँ पर भी है, तो t यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें कोई पावर नहीं, एक की पावर तो अपन लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर m की पावर 0 है, देखो ये दोनों बराबर, सबसे पहली बात आप सोच कर देखिए कि ये दोनों को क्या किया इसने, बराबर, अर्थात ये तीनों अलग अलग है, तो तीनों की जो विमाएं होंगी अलग अलग, मतलब तीनों की जो संख्या होगी, मतलब घात होंगी तीनों की घात, जैसे m की घात, ये m की घात के बराबर होनी चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होंगे। ये बराबर साइन लिखा है, इसका मतलब ये है कि m की पावर यहाँ पर जितनी है उतनी इसके बराबर है, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, घातों की तुलना, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, घातों की तुलना करने पर। अब घातों की तुलना क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में क्या लिखा है, बराबर, तो घातों की तुलना कर देंगे तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस सी, तो a प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए ये l बराबर कितना है भाई, l का पावर 0 है, यहाँ पे l का पावर a प्लस सी बराबर 0 है ना, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से हमारे पास माइनस 2c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 1, तो c इज इक्वल टू, देखो यहाँ से इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस 1/2। यदि यहाँ पर c इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए a इज इक्वल टू माइनस, लिख सकता हूँ ना, अब ये माइनस है और c का मान कितना है, माइनस 1/2, तो देखिए माइनस और ये माइनस 1/2 कितना हुआ, 1/2, तो a का मान कितना हुआ, 1/2, c का मान कितना हुआ, माइनस 1/2, और b का मान कितना है, 0, अर्थात अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, a b c का मान। कैसे निकालेंगे a b c का मान, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t अनुक्रमानुपात, a का मान कितना है भाई, तो a का मान 1/2, तो ये यहाँ पर a क्या है, l, इसका मान 1/2 हो गया, m कितना है 0, तो m कितना हो गया 0, b का मान 0 है ना, c का मान कितना है, तो ये माइनस 1/2 हो गया। बस समझ में आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो t इज प्रोपोर्शनल टू, इसका 1/2 है, तो देखो किसी की भी पावर के ऊपर 1/2 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, चलो ये देखो ये माइनस है ना, इसको प्लस करो, इसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये तो 1 हो गया, ये कितना हो गया 1, ये 1/2, और इसको प्लस करने के लिए, तो यहाँ माइनस की पावर है तो उसको प्लस करने के लिए हम क्या लिख देते हैं 1/, नीचे हो जाएगा, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको और ऐसा लिख सकते हैं, t इज प्रोपोर्शनल टू l/g, पर कितने की पावर 1/2 की पावर, ये हमारा रिलेशन तैयार हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। और किसी भी संख्या के ऊपर 1/2 की पावर, जैसे मान लो a पर 1/2 की पावर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √a लिख सकते हैं कि नहीं भाई, √a को ही हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2, तो वही चीज यहाँ पर कि इस पूरी संख्या के ऊपर 1/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि इक्वल्स t इक्वल्स टू या इक्वल्स टू √l/g, मिल गया, मतलब हमको क्या मिल गया फाइनली, t इज इक्वल्स टू यदि t इज प्रोपोर्शनल टू l/g, और इसको बराबर करना है तो एक कांस्टेंट का गुणा कर देंगे, तो ये रिलेशन मिल गया, किसके बीच संबंध मिल गया हमको, l और देखो t आवर्तकाल और इसके बीच। अब एक चीज और हमको समझ में आ गई कि जो आवर्तकाल है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पे बोला जरूर है कि इन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, आपको क्या निकालना है, आपको इसकी मतलब बीच संबंध निकालना है, तो उस संबंध में क्या m आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि आवर्तकाल जो होगा, सरल लोला का जो आवर्तकाल होगा वो भौतिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस तरह से ये मेथड है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, और उसके घनत्व पर निर्भर करता है, उसके घनत्व की डेंसिटी बोलते हैं ना, निर्भर करता है, विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वायु में ध्वनि का वेग
तो ध्वनि का वेग किस किस पर निर्भर करता है? प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक को हम किससे डिनोट करते हैं? ई से या के से, जैसा भी आप करें, लेकिन अभी अपन ई से करते हैं। फिर मैं बताऊंगा प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। जब ठोस पढ़ेंगे, ठोसों के गुणों को पढ़ेंगे, तो उसमें प्रत्यास्था गुणांक का भी कंसेप्ट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और v किस पर निर्भर करता है? d पर। दे दिया है क्वेश्चन। अब इसको हम विमेय सूत्र से निकालना चाहते हैं, तो मैंने आपसे क्या बताया था, जो अलग अलग भौतिक राशि दी होती है उनकी विमा भी हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम हमारे पास v, यहाँ पे v क्या है? वेग है। इसका विमेय सूत्र क्या होगा? Lt - 1 होगा। यहाँ पर e क्या है? प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है ना। तो एक क्या होता है? तो ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है प्रतिबल और विकृति क्या होती है ना। विकृति क्या है? किसी भी आकार में चेंज होना, किसी आकार का चेंज होना, तो ये विकृति कहलाती है। और ये इसका ये विमाहीन राशि होती है। कौन सी राशि होती है? विमाहीन राशि। प्रतिबल क्या होता है? तो प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। तो बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमीय सूत्र हम देख चुके हैं, कल ही मैंने उस दिन पहले ही बताया हुआ है, mLt - 2। और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? L2। अर्थात प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m, ये l स्क्वायर है। जब ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो l नीचे भी बचेगा, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ml - 1। ये t - 2 है तो t - 2। अर्थात प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक का हमको क्या मिल गया? विमेय सूत्र मिल गया, ठीक है। उसी के बाद फिर घनत्व है, तो घनत्व के लिए विमेय सूत्र देखो, जो dAV घनत्व है ना। और घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। होता है कि नहीं होता? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान क्या हो गया? मास। और ये क्या हो जाएगा? L, आयतन को लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा? ml माइनस ये, इस तरह से, ठीक है। अब हमको सारे जो अलग अलग भौतिक राशि दी हुई है, सबके विमेय सूत्र हमको मिल गए। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, v इज प्रोपोर्शनल टू e पर a की पावर और d पर b की पावर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पावर अपन लगा देते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसका विमेय सूत्र लिख देते हैं, mLt - Lt - 1। इसका विमेय, इसको m नहीं है इसमें, तो मैं m डाल देता हूँ, क्या दिक्कत है? m नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए e में देखिए हमारे पास क्या है? m l - 1 और t - 2, ये हमारा प्रतिबल है, प्रत्यास्था गुणांक। इसमें पावर कितनी? a इंटू घनत्व है, तो घनत्व का क्या हो जाएगा? ml माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए a, तो ये क्या हो जाएगा? ma। l, ये -1 है तो ये -a हो जाएगा, गुणा, देखिए घात के ऊपर घात। t है कुछ नहीं, सेम -2a। ये यहाँ पर देखिए m, तो m क्या हो जाएगा? b, देखिए, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? l, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया? 3p, ठीक। अब यदि मैं इन दोनों को, ये प्रोपोर्शनल है या इसको मैं दोनों को इक्वल टू, क्योंकि दोनों का विमेय सूत्र कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम ये बोलेंगे, चलो पहले mm वाले को पहले इसको और व्यवस्थित कर देते हैं। तो m क्या हो जाएगा? a, देखिए ये m, ये दोनों का बेस सेम है, तो घातांक आपस में गुणा में है सब, है ना। तो ये घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। फिर ये l वाले को देखते हैं, देखिए भाई, तो l माइनस a, और ये क्या हो जाएगा? -3p, और ये क्या है? t -2a, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m नॉट l t - अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए m की जो पावर है वो किसके बराबर होनी चाहिए? इसके बराबर होनी चाहिए। l की पावर इसके बराबर होनी चाहिए, और t की, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, घातों की तुलना करने, घातों की तुलना करने
पर, ये हमने घातों की तुलना कर दी, ठीक है ना। तो देखिए m की पावर कितनी है, a प्लस बी, ये इक्वेशन हमारे पास आते जाएंगे 0, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास आया माइनस ए माइनस 3b इज इक्वल्स टू व्हाट, ये देखो इसकी पावर कितनी है 1, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ये 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर माइनस 2a है, माइनस 2a इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू क्या मिल गया अपने पास 1/2, a इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या करते हैं, a की वैल्यू रखते हैं, ये 1/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, इसको इधर ले जाऊंगा तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1/2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो b का मान भी मिल गया, a का मान भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पर, अच्छा b का मान भी तो मिल गया, इस इक्वेशन का कोई फायदा ही नहीं है, हाँ। तो a और b तो हमको मिल गया, तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, देखिए रख दीजिए यहाँ पर v इज प्रोपोर्शनल टू a का मान कितना मिला है अपन को 1/2, तो e 1/2, और d का मान कितना मिला है भाई e 1/2, d का मान कितना, सॉरी d मतलब d का मान यहाँ पे, तो d का मान अपन को मिला है माइनस 1/2, है ना। तो ये इसको प्लस बनाना है मुझे, तो b इज प्रोपोर्शनल टू e में पावर 1/2, और ये d नीचे आ जाएगा, इसमें भी पावर 1/2, बस समझ में आ रही। अब दोनों का पावर 1/2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, e अपॉन d टू दी पावर 1/2, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता था b इज प्रोपोर्शनल टू e अपॉन, मिल गया कि नहीं मिल गया। अच्छा, इसको बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट का गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा रूट e अपॉन, ये एक अपने पास हो गया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हमारे पास हो गया, किसके लिए, कि जो हमारे पास लास्ट वाला था, एक मतलब भौतिक राशियों में हमको क्या करना, संबंध स्थापित करना। हमको ये क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपके पास भी यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग उसको लाइएगा, अपन उसको करेंगे, ठीक है। उनके बीच हम रिलेशन स्थापित करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए विमेय सूत्र के मतलब उपयोग, है ना। विमेय जितने भी विमेय सूत्र हमने जो निकाले उनका अनुप्रयोग क्या क्या होता है, तो आप देखे होंगे कि कितना बड़ा महत्व है विमेय सूत्र का, है ना। तो ये अपने पास हमको करना है, खैर अभी आपको बस सीखना है, लर्न करना है, क्योंकि ये विमेय सूत्र आपको प्रत्यास्था गुणांक नहीं पता है, ये आगे के चैप्टर जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ओके। खैर चलिए आगे अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे किस पे, विमेय सूत्र से अब थोड़ा हटते हैं, अब हम बात करते हैं, तो अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर एक्यूरेट और प्रिसिजन, एक्यूरेसी और प्रिसिजन, है ना। तो उसको अपन देख, चलिए देखते हैं यहाँ पे, हम उसको इसमें बोलेंगे मापन की यथार्थता और परिशुद्धता, मतलब एक्यूरेसी और एक्यूरेट और प्रिसिजन, है ना। होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि यहां से अपन लेते हैं रायपुर, है ना, कितने किलोमीटर है, तो यहां से रायपुर है अपना 200 लगभग, अपन अप्रोक्स पहले देंगे, अपन देंगे यहाँ से, मान लो अपन ने बोला कि 300 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर है। अच्छा, दूसरे ने बोला कि नहीं ये एग्जैक्टली ये कितना है, तो ये है 290 किलोमीटर, ठीक है ना। तो एक ने कहा 300 किलोमीटर, एक ने कहा 290 किलोमीटर, और एक जो है जिसने अपने हाथों से उसको माप कराया, ठीक है, अपने उसने क्या लिया, अपने पास मीटर स्केल लिया और मीटर स्केल से उसकी लंबाई को मापा, और उसने क्या कहा कि ये कितना है 295 किलोमीटर है। बात समझ में आ रही है। तो ये अपन बोलेंगे ये जो वैल्यू है ये प्रिसाइज वैल्यू है क्या, नहीं। ये परिशुद्धता का मतलब क्या है,
परिशुद्धता का मतलब है ये परिशुद्ध वैल्यू नहीं है, अभी ये परिशुद्ध नहीं है। क्या ये है? तो बोले ये थोड़ी सी है, ये थोड़ी सी है, क्योंकि देखिए ये इसको बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो अंक होगा इस अंक को बोलते हैं हम सार्थक अंक। ये सार्थक अंक क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक लेक्चर इसके लिए भी है, ठीक है ना। तो सार्थक अंक क्या होते हैं, तो आप देखिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, एक। क्लियर है? जो नॉन जीरोज होते हैं, जो अशून्य संख्याएं होती हैं वो सार्थक अंक कहलाती हैं। इसमें कितने सार्थक अंक हुए, एक और दो, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, दो, ठीक है ना। सार्थक अंक कितने हो गए, दो। ये इसमें एक है, इसमें दो है। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, एक, दो और तीन। सार्थक अंकों की संख्या अंक तीन है ना। तो हम बोलेंगे कि ये परिशुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक सार्थक अंक है, मतलब उतना शुद्ध वैल्यू नहीं है। वो जो मेजरमेंट है वो लगभग वाला है। कैसा वाला है? लगभग वाला, ठीक है ना। ये वाला इसको उसने मेजर किया, लेकिन ये तीसरे ने जो बताया उसने तो अपने हाथों से उसको मेजर करके आया, मतलब और उसको अच्छे से, मतलब उसको उसकी एक्यूरेसी वैल्यू, एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, परिशुद्ध वैल्यू बोलेंगे। तो जितने ज्यादा किसी भी संख्या में सार्थक अंक होंगे उतनी ज्यादा वह वैल्यू क्या होगी, परिशुद्ध होगी। जैसे ये इसके और इसके बीच की दूरी, किसके, इसके ये दो पॉइंट है ए और बी, उसने क्या कहा 2 मीटर है, क्योंकि उसके पास क्या है, मीटर स्केल था, तो उसने बोला कि 2 मीटर है। दूसरे के पास क्या था कि जो मीटर स्केल था, मीटर स्केल कैसा था उसके पास, ये बोला कि ये 1 मीटर, इसके बीच कुछ भी नहीं था, इसके बीच कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। फिर एक दूसरा मीटर स्केल लाया जिसने क्या किया था, उसको सेंटीमीटर में डिवाइड किया हुआ था, है ना। तो उस दूसरे वाले ने क्या कहा कि नहीं ये 2 मीटर नहीं था, ये जो दूरी थी ये 2 मीटर नहीं थी। 2 मीटर मतलब अब ये 2 मीटर नहीं थी, ये कितनी थी, तो 2 मीटर है ना, 2 या 100, ये 2 मीटर में कितने आते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना, तो बोले सॉरी 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उसने ये कहा कि नहीं ये कितनी है, 190 सेंटीमीटर है। कितनी है, 190 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब देखिए यहां पर ये 2 मीटर कह दिया उसने, इसको हम क्या बोल सकते थे, 200 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, क्या बोल सकते, 200 सेंटीमीटर। तो ये क्या परिशुद्ध वैल्यू हुई? नहीं, ये निकट की वैल्यू है। उसने बोला कि 190, क्योंकि उसके पास मीटर स्केल था इसलिए वो मीटर पे ही माप पा रहा था, है ना, वो सेंटीमीटर को नहीं बता पा रहा था। लेकिन दूसरे वाले के पास, ए वाले के पास केवल मीटर स्केल था, इसमें बीच में और कुछ सेंटीमीटर में डिवाइड नहीं था, इसके पास ऐसा स्केल था जिसके पास सेंटीमीटर, तो वो और उसके क्लोज हमको वैल्यू दिया, एकदम शुद्ध वैल्यू, मतलब थोड़ा शुद्ध करके दिया उसको। तो कितना मिला, 190। तीसरे वाले के पास और भी ये जो सेंटीमीटर था उस सेंटीमीटर को उसने उसमें मिलीमीटर में डिवाइड किया हुआ था। कितने, तो 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो उसने कहा कि नहीं भाई कितना है, तो 190 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर ले लिया, सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, बस समझ में आया, ठीक। तो उसने उसको और क्या किया, और प्रिसाइज कर दिया। तो किसी भी चीज को जितने मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर जितने हिस्से करके बताना, है ना, उसकी परिशुद्ध वैल्यू को बताना, वो क्या कहलाता है, उसका प्रिसिजन वैल्यू। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास घड़ी कौन सी है, जिसमें केवल घंटा दिखा रहा है ना। एक घड़ी है जो केवल हमको घंटा बताती है, तो मैं क्या बताऊंगा कि भाई उसके बीच में आया, जैसे 9 और 10 के बीच में आया कांटा घंटे का, तो मैं बोलूंगा 9:30 बजे, है ना। यदि कोई मुझे बोलेगा कि भैया 8:45 बजा है, या फिर कोई दूसरा है जिसके पास मिनट वाला कांटा है, तो वो मेरे को बता सकता है कि 8:45 कितना है, 9:15 बजा है, या 9:15 बजा है, या 9:45 बजा है, या 9:30 तो मैं भी बता सकता हूँ घंटे के कांटे में। क्यों, मैं देख के बीच में, जैसे 10 और 9 के बीच में है तो मैं बता दूंगा कि ये बीच में है, तो 9:30 बजा होगा, है ना। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा क्या, नहीं बता पाऊंगा,
बात समझ में आ रही है? अब यदि मेरे पास मिनट का काटा होगा तो मैं क्या बताऊंगा कि 9:25, 9:10, 9:05, ऐसा बता पाऊंगा ना, तो वो ज्यादा प्रिसाइज हुआ। 9:05 मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ज्यादा प्रिसाइज हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही है? तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? तो जितने ज्यादा सार्थक होंगे उतना ज्यादा प्रिसिजन होगा, और जितने छोटे मतलब जितना ज्यादा उसका शुद्ध वैल्यू हम निकालेंगे। अब शुद्ध वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? उसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यदि मेरे पास सेकंड का भी काटा है तो मैं बताऊंगा टाइम, क्या बताऊंगा कि भैया 9:35 में, 9:35 में। अब उस सेकंड को भी यदि कोई क्या करते हैं 1/10 डिवाइड कर ले, जैसे अपन दौड़ते हैं कोई, है ना, रेस होती है, तो रेस में हम क्या करते हैं, वो सेकंड का भी हम क्या करते हैं और डिवाइड करते हैं, है ना। तो उसमें आपने देखा मिली सेकेंड, है ना, तो 1 सेकंड के 10 भाग कर दिया होगा, तो बोला उसने 9:35 5 मिली सेकेंड में, तो और ज्यादा प्रिसाइज हो गया। ठीक है, ये प्रिसाइज तो हो गया परिशुद्ध, लेकिन वो एक्यूरेट होगा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मान लो टाइम कितना हुआ है, तो टाइम हुआ है अभी 10:30 बज रहा है, 10:30 हुआ। टाइम एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है? 10:30। और जो देखो अभी यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ ना, एक ने कहा कि अभी टाइम कितना हुआ भैया, तो 10:30, और दूसरे ने आंसर क्या दिया, बोले भैया 12 बज रहे हैं 10 मिनट और 5 मिली सेकेंड हो रहा है। तो यहां बताओ प्रिसाइज कौन सा ज्यादा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि ये बहुत और छोटा बता दिया हमको। क्या होता है 12:10 है ना, 25 सेकेंड और 5 मिली सेकेंड, ऐसा बता दिया इसने। तो ये ज्यादा प्रिसाइज हुआ है कि नहीं? इसने क्या बोला 10:30, लेकिन उस टाइम पे बज कितना रहा था? 10:30 बज रहा था। तो क्या ये एक्यूरेट हुआ? तो प्रिसाइज होगा तो वो एक्यूरेट होगा, वो जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब एग्जैक्टली वो वैल्यू, जैसे 1 सेंटीमीटर, मैंने क्या बोला, तो क्या बोल दिया 2 मीटर बोला, तो 2 मीटर कैसा है? एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। अभी समझ में आ रहा है? तो प्रिसाइज होगा, प्रिसाइज का मतलब परिशुद्ध वैल्यू होगी, तो जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट हो, है ना। और एक्यूरेट है वो जरूरी नहीं कि क्या होगी? परिशुद्ध होगी। परिशुद्ध वैल्यू क्या हो रही है तो मेरे को आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जिसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा परिशुद्ध होगी, ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो प्रिसिजन और एक्यूरेट में समझ में आएगा? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे अपन क्या, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे आपका त्रुटि, मापन में जो त्रुटि है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।